मुझे लगता है कि विपक्ष एक मंच पर आ जाए तो चुनौती बड़ी हो जाएगी। चिराग पासवान को भी मानकर चलिए साथ ले चुकी है, जीतन राम मांझी को भी साथ लाने की कोशिश जारी है, वो आ भी जाएंगे। हमारे साथ है बिहार के पत्रकारिता जगत के बड़े नाम श्रीकांत प्रत्युष। इनसे जानेंगे इन दिनों जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विपक्षी एकता को लेकर के लगातार लगे हुए हैं, और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लखनऊ जा रहे हैं अखिलेश यादव से मिलने के लिए, और आज ही ममता बनर्जी से भी मिलेंगे। साथ ही साथ चाचा भतीजा चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस को लेकर के भी लगातार बिहार में अटकलों का बाजार गर्म है कि आखिर एनडीए में कौन रहेंगे कौन जाएंगे, दोनों के रहने नहीं रहने का क्या असर होगा। चूंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है, इसी को लेकर के तमाम बातें करेंगे। श्रीकांत जी, आपको कहा जाता है सर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातों को समझना काफी मुश्किल है, लेकिन श्रीकांत प्रत्युष वो नाम है जो मुख्यमंत्री क्या करेंगे, लालू प्रसाद यादव क्या करेंगे, इस बात का जो आकलन करते हैं वो कभी आज तक गलत नहीं हुआ। नहीं, नीतीश कुमार निकले हैं, कोलकाता गए हैं, तेजस्वी यादव भी साथ में हैं, तो दोनों साथ जा रहे हैं विपक्ष को गोलबंद करने। ये अच्छी शुरुआत है। कांग्रेस पार्टी से भी मिलने गए थे राहुल गांधी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष से, तो तेजस्वी यादव साथ थे। और आज भी जब ममता बनर्जी से और अखिलेश यादव से मिलने का कार्यक्रम है, तेजस्वी यादव साथ हैं। देखिए, तेजस्वी यादव का इस बार नीतीश कुमार के साथ जाना मायने रखता है, क्योंकि पिछले दिनों खबर आई थी कि अखिलेश यादव ममता बनर्जी से जाकर मिले थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था उन्होंने, लेकिन नीतीश कुमार का नाम तक नहीं लिया था। तो माना जा रहा था कि अखिलेश यादव नीतीश कुमार के नाम पर सहमत नहीं है। लेकिन अब जब अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के साथ मीटिंग फिक्स हो गई है नीतीश कुमार की, तेजस्वी यादव साथ हैं, तो मानकर चलिए कि सब कुछ ठीक हो गया है। आपको लेकिन लगता है सर कि विपक्षी एकता संभव है, क्योंकि कहा जा रहा है कि विपक्षी एकता जो है जिंदा मेढक को तोड़ने के बराबर है। बिल्कुल मुश्किल काम है, पहले भी कोशिशें हुई हैं और सफल नहीं हुई हैं, लेकिन कोशिश तो विपक्ष करता ही रहेगा, और अकेले तो मोदी से कोई लड़ नहीं सकता है आज की तारीख में। तो नीतीश कुमार एक विश्वसनीय चेहरा है, बड़ा चेहरा है, और कांग्रेस पार्टी ये तय करेगी कि पीएम का उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी वही है, उसी के लीडरशिप में ही आगे बढ़ना है। लेकिन एक चेहरा चाहिए जो राहुल गांधी नहीं हो सकते, तो नीतीश कुमार को कन्वेनर कांग्रेस पार्टी बना सकती है। अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, उससे लगता है कि कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार को कन्वेनर बना सकती है यूपीए का। और नीतीश कुमार को अनुभव तो बहुत ज़्यादा है, 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, और राजनीति क्या है, एक संवैधानिक घेरा है, किला है, और उसमें जो घिर जाता है वो कभी निकल नहीं पाता, और जो उसकी घेराबंदी करना जानता है वही सफल होता है। नीतीश कुमार उस संवैधानिक किले की घेराबंदी करने में माहिर खिलाड़ी हैं, और वैसे ही मोदी भी हैं। दोनों माहिर खिलाड़ियों के बीच लड़ाई होगी अगर नीतीश कुमार विपक्ष का चेहरा बनते हैं तो। लेकिन समस्या ये है कि जितने क्षेत्रीय नेता हैं सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, सबका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, उस वजह से एक मंच पर उनको लाना थोड़ा मुश्किल होगा। अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी हुई है, किसी से छिपी हुई नहीं है। 2 राज्यों में सरकार है उनकी, और उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी भी बन चुकी है, तो वो चाहेंगे कि हम लीड करें। ममता बनर्जी भी बहुत दिनों से मुख्यमंत्री हैं, बहुत अनुभव है, उन पर भी कोई दाग नहीं है, वो चाहेंगे हम लीड करें। तो अब रेडी को देख ही रहे हैं, तो कई लोग हैं जो चाहते हैं कि हम लीड करें, तो हम लीड करें। सर, अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है क्या, जो लोगों के बीच का जो डर है, क्योंकि फिर से मोदी आ जाएंगे, यह डर शायद ये डर ही काम करेगा, ये डर ही काम करेगा, क्योंकि 2 बार मोदी आ चुके हैं, ये तीसरा चुनाव है। अगर अब मोदी आ गए तो उनको शायद 10-20 साल और नहीं हटा पाएंगे लोग। यही डर शायद ये डर है जिसकी वजह से विपक्ष की एकता बन सकती है काफ़ी हद तक, और मुझे लगता है कि विपक्ष एक मंच पर आ जाए तो चुनौती बड़ी हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी के पास क्या है, मोदी का चेहरा है, हिंदुत्व का एजेंडा सबसे बड़ा है, और कोई बड़ा एजेंडा है नहीं इनके पास। और दूसरी तरफ विपक्ष जो है गोलबंद हो जाए, एक साथ एक मंच पर हो जाए, पीएम पद को लेकर अभी लड़ाई न करे। अगर इस बात पर सहमति बन जाए कि भाई पहले चुनाव जीतना है, फिर तय होगा पीएम कौन बनेगा, तो बात बन सकती है।
लेकिन अगर पहले ही हर कोई तय करना चाहेगा कि पीएम कौन बनेगा तो बात गड़बड़ हो जाएगी। नीतीश कुमार इसलिए बार बार सफाई दे रहे हैं कि हम नहीं हैं इस रेस में, हम कहीं रेस में नहीं है और मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, गोल बंद करने में लगे, गोल बंद करने में लगे हैं। हर नेता यही कहेगा। लेकिन सर, आपका हमने शुरू में कहा कि लंबा अनुभव है पत्रकारिता जगत के, बिहार के बड़े नाम आप माने जाते हैं। वैसे में एक चीज तो आप मानेंगे सर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने से बीजेपी के लिए यहाँ बिहार में कम से कम समस्या हो सकती है, 40 सीट में आधा सीट भी लाना मुश्किल हो सकता है। देखिए, महागठबंधन में ज़्यादा दल हैं तो महागठबंधन की भी चुनौती बढ़ी हुई है। सीट कहाँ से लाइएगा? अब लोकसभा की 40 सीटें हैं, 7 दल हैं, तो बाकी दूसरे को लेने के लिए जगह तो है नहीं। दूसरे इम्पोर्टेंट नेता भी हैं जिनको लेना जरूरी है। मुकेश सहनी है, वो दिखा चुके हैं अपनी ताकत उपचुनाव में भी। उपेंद्र कुशवाहा नहीं जाएंगे महागठबंधन के साथ, उनका भी फिक्स्ड वोट बैंक है। चिराग पासवान, उनका भी फिक्स्ड वोट बैंक है, उनके जाने का भी स्कोप नहीं है। कहाँ से जाएंगे? सीट ही नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी बड़ी पार्टी है, जेडीयू है, वो कम से कम 15 सीट पर लड़ना चाहेगी चुनाव। तेजस्वी यादव भी उससे कम सीट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी भी जो 9 सीट पर लड़ी थी लोकसभा, कितना सेक्रीफाइस करेगी? बाकी सबों के लिए 10 सीट। बाकी लोग वाम दल हैं, मांझी हैं, कहाँ से दीजिएगा? तो चुनौती हो सकती थी, लेकिन बीजेपी ने वही रणनीति अपनाई है कि जितने छोटे दल बचे हुए हैं, जिनके पास फिक्स्ड वोट बैंक है, अपने वोट को कन्वर्ट करने का, ट्रांसफ़र करने का जिनको पावर है, उनको साथ लेने की कोशिश कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा को साथ ले चुकी है, चिराग पासवान को भी मानकर चलिए साथ ले चुकी है, जीतन राम मांझी को भी साथ लाने की कोशिश जारी है, वो आ भी जाएंगे। और मुकेश सहनी सर? अब मुकेश सहनी भी आएंगे, उनके पास रास्ता क्या है? तो फिर बीजेपी यहाँ मजबूत स्थिति में है। बिल्कुल, अगर मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, ये सब आ जाएंगे बीजेपी के साथ, तो फिर तो 10 दल हो या 20 दल का अंतर पड़ता है। वोट वाले नेता जिधर रहेंगे उधर ही जाएगा ना। सर, चिराग पासवान के बारे में कहा जा रहा है कि चिराग पासवान वैसे दूल्हा हैं कि जिस गठबंधन में जाएंगे बारात उधर सजेगी। देखिए, नीतीश कुमार के बारे में तो ये भी यही कहा जाता है कि बिहार की राजनीति में एक बैलेंसिंग फैक्टर है, जहां जाएंगे उसी की सरकार बनेगी और उसी की जीत होगी, ये भी तो कहा जाता है। क्योंकि उनका देखिए सॉलिड वोट बैंक है आरजेडी का, कितना 14% मुस्लिम और उतना ही यादव, 28% तो एकदम फिक्स। एक पार्टी जिसका 2 जाति का वोट पूरा पूरा है। और नीतीश कुमार का लॉ कुछ समीकरण भी है, उसी को तोड़ने में बीजेपी लगी है। उपेंद्र कुशवाहा को लाना, सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना, उसी रणनीति का हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी लॉ कुछ समीकरणों को तोड़ करके महागठबंधन को कमजोर करना चाहती है। अगर लॉ कुछ समीकरण कमजोर हो जाएगा तो नीतीश कुमार कमजोर पड़ जाएंगे। ये रणनीति है बीजेपी की। सर, आखिरी सवाल मेरा है कि जिस प्रकार से पशुपति पारस हर सभा में कहते आ रहे हैं कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा एनडीए में रहूंगा, क्या एनडीए में वो हटाए जाने का, मंत्री पद से हटाए जाने का कोई भय है? चिराग पासवान की एंट्री का कोई भय है या क्या इसका कारण है? भाई, पशुपति पारस बेचारे कहाँ जाएंगे, आप ही बताइए। उनके साथ जितने भी सांसद हैं सब एनडीए माइंडेड है। आप सूर्यभान सिंह के भाई हैं, सूर्यभान सिंह को ले लीजिए, वो एनडीए माइंडेड है, वो एनडीए के साथ ही जाएंगे। आपका जो वैशाली के सांसद हैं वीना देवी, वो एनडीए माइंडेड है, उनके वोटर ही एनडीए माइंडेड है। महबूब अली कैसर कहाँ जाएंगे? ठीक है, वो जा सकते हैं, लेकिन बाकी जो हैं सब तो वैसे हैं जिनका वोट बैंक ही एनडीए की तरफ है। और चिराग पासवान पार्टी के, रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी हैं। पार्टी भले तोड़ दिया इन्होंने, या चिराग की वजह से पार्टी टूट गई, चिराग के कंट्रोल में है पासवान वोटर, ये जान लीजिए। तो बीजेपी उनको छोड़ेगी नहीं, और पशुपति पारस को भी बीजेपी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि बीजेपी ने नहीं तो तोड़ा। तो फिर समय आएगा तो जोड़ देगी, कोशिश करेगी, जुड़िए नहीं तो साथ रहिए उसके, और वो तय करेगी बीजेपी की कहाँ से किसको चुनाव लड़ना है। बीजेपी आप पशुपति पारस तय नहीं करेंगे कि कहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे, कहाँ से उनके बाकी 2 सांसद चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी तय करेगी। और चिराग पासवान के बारे में भी अब बीजेपी ही तय करेगी कि भाई आपको कहाँ से लड़ना है, हाजीपुर से या जमुई से। और बाकी 2 सीट जहाँ पर मजबूत कैंडिडेट होंगे
वहाँ बीजेपी दे देगी। तो 3-3 सीटें इनको देने की कोशिश करेगी बीजेपी, लेकिन चिराग पासवान चाहेंगे कि पशुपति पारस से ज़्यादा सीट मिले। चलिए धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युषी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी तय करेगी चाचा भतीजा के सीटों का किस सीट से कौन लड़ेगा, और साथ ही साथ महागठबंधन को लेकर के इनका साफ तौर पर कहना है कि जो नेता है उनका डर ही उनमें एकता पैदा कर सकता है। हालांकि श्रीकांत प्रत्युष जो बातें कर रहे हैं इसका परिणाम 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा।